नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में इल्बर्ट बिल 1884 को देखेंगे, इसका एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो देखो भैया, स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है। इल्बर्ट बिल 1884 ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट म्यूटनी 1883, इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट म्यूटनी 1883 भी बोला जाता है। दिस बिल इज इंपॉर्टेंट, ये बिल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि दिस बिल वॉज वन ऑफ द रीजन, ये एक रीजन था जिसकी वजह से फॉर मेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। टाइम है 1883 की बात है। वॉयसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। और ये वॉयसरॉय कब तक रहे? 1880 से 1884 तक। लॉर्ड रिपन थोड़ा सा लिबरल बंदा था ये। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो लॉ मेंबर थे वो कौन थे? सर सीपी इल्बर्ट। अब जो सर सीपी इल्बर्ट जो नाम है ना, आप देखो बिल का नाम भी क्या है? इल्बर्ट बिल 1884। अब यहां से रिलेशन बनता है। देखो, वी नो दैट इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर था, ये हमने देखा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में। फर्स्ट लॉ मेंबर कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। इल्बर्ट बिल 1884 ड्राफ्ट बाय सीपी इल्बर्ट, इन्हीं के द्वारा ही इल्बर्ट बिल को ड्राफ्ट किया गया था, इसीलिए इस बिल का नाम पड़ गया था इल्बर्ट बिल। दैट्स व्हाई दिस बिल ऑन द नेम ऑफ सीपी इल्बर्ट। जब इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब सर सीपी इल्बर्ट को काफी क्रिटिसिज्म और अपोजिशन फेस करनी पड़ी इस बिल को लेके। ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे वो भी नाखुश थे, वो भी खुश नहीं थे इससे। और ब्रिटिशर लिविंग इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में रह रहे थे वो भी खुश नहीं थे। बोथ क्रिटिसाइज दिस बिल, वो दोनों ही थोक, मतलब जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे हैं और ब्रिटेन में रह रहे हैं, दोनों ने इस बिल को क्रिटिसाइज किया। ऐसा क्या था इस बिल में जो दोनों तरफ से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है सर सीपी इल्बर्ट को? इल्बर्ट बिल 1884 में क्या था? रिमूव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन। मतलब क्या था? जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना ज्यूरिसडिक्शन में, उसको खत्म किया जाए। भाई जो गोरे काले का जो भेदभाव था कि भाई काला जज नहीं बनेगा, सिर्फ वाइट ही जज रहेंगे, ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन रह रहा था ना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसको खत्म करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा था सर सीपी इल्बर्ट के द्वारा। मींस जज ब्लैक एंड व्हाइट बोथ हैव सेम पावर, कि भैया ब्लैक और व्हाइट दोनों के पास सेम पावर हो, इसीलिए ये बिल लेके आया जा रहा था। लेकिन इस चीज को लेके जो वाइट थे, जो ब्रिटिशर थे, वो नाखुश थे। बेसिकली दिस बिल वांट टू चेंज एग्जिस्टिंग इंडियन लॉ। लेकिन ये जो बिल था ना, ये क्या है? चेंज करना चाह रहा था जो एग्जिस्टिंग इंडियन लॉ है उनको। इट प्रपोज टू अलाउ इंडियन जज एंड मैजिस्ट्रेट्स टू कन्विक्ट यूरोपियन इन क्रिमिनल केसेस ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट है ना, उनमें क्या है, जो इंडियंस जज हैं वो अब जो यूरोपियन है ना उनको कन्विक्ट कर सकते हैं, उनका केस लड़ सकते, उनका केस सुन के उनको सजा दे सकते हैं इस बिल के हिसाब से। पहले ये नहीं होता था, इंडियन जज को अलाउ नहीं था यूरोपियन के केस लड़ना, उनको उनकी सुनवाई करना। ठीक है, टिल देन इंडियन जज वर नॉट अलाउड टू कन्विक्ट यूरोपियन इन क्रिमिनल केसेस में अलाउड नहीं थे इनको सजा देना इंडियन जज के द्वारा। किनको? यूरोपियंस को। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इनमें तो जो कोर्ट थे ना, उनमें तो क्या है, जो जज हैं वो ब्रिटिशर्स को, यूरोपियन को सजा दे सकते थे क्रिमिनल केसेस में। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे कोर्ट है ना, उसमें इंडियन जज को पावर नहीं थी वो किसी यूरोपियन को क्रिमिनल केस में सजा दे दे। मीन्स इन प्रेसिडेंसी टाउन इंडियन जज कन्विक्ट हेयरिंग यूरोपियन जो केस थे उनकी। मतलब क्या है कि प्रेसिडेंसी टाउन में जो इंडियन जज थे वो सुन सकते थे, सुनवाई कर सकते थे यूरोपियन केसेस, मतलब उनके जो क्रिमिनल केस हैं, सिविल केस हैं, उनकी सुनवाई कर सकते थे इंडियन जज। कहाँ पे? जो प्रेसिडेंसी टाउन है वहां पे। बट नॉट इन फॉर डिस्ट्रिक्ट और टाउन और अदर एरिया। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट है ना, जो छोटे कोर्ट हैं, उनमें यूरोपियन की सुनवाई नहीं कर सकते थे इंडियन जज। इसीलिए इस चीज को चेंज करने के लिए सीपी इल्बर्ट क्या है, ये बिल लेके आ रहे थे। रिपन डिड नॉट वांट टू हैव सच डिस्क्रिमिनेशन। और रिपन नहीं चाहते थे कि इस तरह का ये भेदभाव रहे, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये रहे, इसको खत्म करना चाहते थे। फॉर दिस रिपन इंट्रोड्यूस इल्बर्ट बिल इन 1883 में, इसीलिए इस बिल को लेके आया गया, इंट्रोड्यूस करते हैं। बट लार्ज क्रिटिसिज्म और अपोजिशन की वजह से इस बिल को वापस लेना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। बट अगेन इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस इन 1884 में फिर से इस बिल को कुछ चेंज करके इंट्रोड्यूस किया गया विद लॉट्स ऑफ चेंजेस। दिस बिल पास इन ए डायल्यूट फॉर्म। और इसी के साथ जब चेंज करने के बाद ना, काफी चेंज करने के बाद इस बिल को डायल्यूटेड फॉर्म में क्या है, पास कर दिया गया। लेट्स सी व्हाट वाज कंप्लीट कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी क्या थी ये तो हमने देख लिया, बेसिक आइडिया कि भैया इंडियन जज को लेके यहाँ पे ये इस बिल को पोजीशन और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि भाई जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म किया जा रहा था। लेकिन ये कंट्रोवर्सी में क्या था, मेन क्या था? देखो, व्हाई ब्रिटिशर डोंट वांट देयर केसेस हैंडल्ड बाय इंडियन जज। ब्रिटिशर्स क्यों नहीं चाहते थे कि इंडियन जो जज हैं वो यूरोपियन के केस
को देखे, हेयरिंग करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो क्यों नहीं चाहते थे? ब्रिटिश वुमेन लिव इन इंडिया, ब्रिटिश वुमेन भी रहती थी इंडिया में, ठीक है। मोर अगेंस्ट ऑन दिस बिल, वो सबसे ज्यादा इस बिल के अगेंस्ट थी। वो क्यों थी? देखो आगे। ड्यूरिंग रिवोल्ट 1857 के टाइम पे इंडियन सिपोई रेप ब्रिटिश वुमेन लिविंग इन इंडिया। ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट इंडियन सिपोई क्या करते हैं? रेप कर देते हैं ब्रिटिशर्स वुमेन, और जो लड़कियां रह रही थी, ब्रिटिशर्स यूरोपियन लड़कियां रह रही थी इंडिया में, उनका। दैट्स व्हाई जो ब्रिटिशर्स वुमेन थी ना फील अनकंफर्टेबल विद दिस बिल, इसीलिए जो ब्रिटिशर्स वुमेन थी वो अनकंफर्टेबल थी इस बिल को लेके। क्यों? मींस ब्रिटिश वुमेन वर नॉट कंफर्टेबल हैविंग इंडियन नेटिव जज इन रेप रिलेटेड केसेस, कि ब्रिटिश जो वुमेन थी ना वो नहीं चाहती थी, वो अनकंफर्टेबल थी कि भाई कोई इंडियन नेटिव जज है वो इनकी हेयरिंग, उनका केस सुनेगा, रेप रिलेटेड जो केस है वो सुनेगा। उस चीज को लेके वो अनकंफर्टेबल थी। ऑल्सो दे डिड नॉट हैड ट्रस्ट दैट इंडियन जज कैन गिव इम्पार्शियल जजमेंट, निष्पक्ष जो जजमेंट है वो देंगे ये इंडियन जज, उनके ऊपर इनका ट्रस्ट नहीं था कि जो ये इंडियन जज हैं ये निष्पक्ष जजमेंट देंगे इनके केस में, रेप वगैरह के केस में। इसीलिए जो ये ब्रिटिशर्स वुमेन थी वो इस बिल के ज्यादा अगेंस्ट थी। दैट टाइम मोस्ट ऑफ इंडियन जज वर बंगाली, और उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो जज थे ना वो बंगाली होते थे। फॉर दिस बंगाली मेल डू नॉट रिस्पेक्ट देयर ओन वुमेन, देयर फोर नॉट बी गिवन द राइट टू जज केसेस इन्वॉल्विंग इंग्लिश वुमेन। तो यहाँ पे जो ये ब्रिटिशर्स वुमेन है ये ब्लेम करती हैं कि जो ये बंगाली जज है ना ये अपनी ही वाइफ, अपनी ही वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारे केस में राइट जजमेंट कैसे देंगे? इस चीज को लेके ये क्या है, इस बिल के अगेंस्ट थी। तो तीनों चारों फैक्टर मैंने आपको बता दिए कि जो ब्रिटिशर्स वुमेन थी वो इस बिल के सबसे ज्यादा अगेंस्ट क्यों थी। द मोस्ट लोकल ओपोनेंट्स ऑफ द बिल वर ब्रिटिश टी इंडिगो प्लांटेशन ओनर इन बंगाल। यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर थे ना, ब्रिटिश टी और इंडिगो जो बागान थे, प्लांटेशन करते थे, ये बड़े बड़े साहूकार लोग, ये क्या है इस बिल के अगेंस्ट थे। अब क्यों अगेंस्ट थे? देखो, इंडियंस को जो लेबर होती थी उसको ये बंधवा मजदूर की तरह रगड़ते थे, उसको बिल्कुल ऐसा, उसकी कोई राइट नहीं छोड़ते थे। अगर किसी तरह इनके कोई खिलाफ अगर कोई कंप्लेन भी करता था तो कंप्लेन जाएगी कहाँ पे? मैटर जाएगा जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वहां पे जाएगा, और जो जज होते थे वो इनके अपने ही आदमी होते थे। तो मामले को क्या है, उस केस को क्या रफा दफा कर देते थे। और इल्बर्ट बिल अगर आएगा तो इंडियन जज आएगा, वो क्या है भैया, अपने लोगों की सुनवाई तो करेगा, सही से केस देखेगा। तो इनकी मुश्किलें क्या है, बढ़ने वाली थी, इसीलिए ये लोग भी इस बिल के अगेंस्ट थे। होप आपको समझ में आएगी ये बात, क्योंकि जो बागान थे ना उसमें ये इंडियंस को इतना रगड़ते थे, जो मजदूर होते थे उनके भाई कोई राइट नहीं देते थे उनको, बिल्कुल ऐसा रगड़ रगड़ के लेते थे। तो अगर वो कोई कंप्लेन भी करता था किसी कोर्ट में जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके, तो वहां पे भी इनके जो ये बागान के जो मालिक होते थे इनके नेटिव जज होते थे, मतलब इनके जान पहचान वाले ही होते थे, इनके अपने लोग होते थे, और ये मामले को क्या रफा दफा कर देते थे। अगर इंडियन जज आएगा तो भैया वो तो फिर अच्छे से अपना केस देखेगा, सही से लड़ेगा, जो जज होगा वो सही से उस पूरे केस को देख के सजा सुनाएगा। इसीलिए ये लोग इस इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट थे। उसके बाद है पीपल इन ब्रिटेन वर ऑल्सो अपोजिंग द बिल एज दे फेल्ट इट्स ह्यूमिलेटिंग फॉर ब्रिटिशर्स। अब ये जो अंग्रेज थे ना जो ब्रिटेन में बैठे थे, ये वहां बैठ के स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि अब ये काले लोग, मतलब ये इंडियंस को बोल रहे हैं, इंडियन जज को, कि ये अब हमें फैसले सुनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को लेके भी ये इस बिल के अगेंस्ट में थे। देयर वॉज टू मच प्रेशर ऑन लॉर्ड रिपन टू चेंज द बिल, और बहुत ज्यादा प्रेशर था लॉर्ड रिपन के ऊपर, बेचारे करने कुछ आए थे और हो कुछ गया। इंडियंस वर ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम साइड लाइन, और जो इंडियंस थे ना, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, वो इस चीज को देख रहे थे, साइड बाय साइड लाइन ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है, किस प्रकार जो ये यूरोपियन है ना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मतलब ये ब्रिटिशर्स हैं, ये हमें राइट ही नहीं देना चाहते। देखो फाइनली फिर क्या होता है, 1884 में इस बिल को फिर से वापस लाया जाता है। आफ्टर ए कंप्लीट डायल्यूटेड बिल, बहुत सारे चेंज करके, केम इनटू फोर्स इन 1884 ऑल्सो पास, और फिर इसको पास कर दिया जाता है। एंड दिस अमेंडेड बिल नेम एज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884, और इस बिल को चेंज करने के बाद इसका नाम क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884। बाय दिस बिल, अब इस बिल में जो चेंज करके आया इसमें क्या हुआ है, एनी इंडियन जज इन एनी केस ही हेयरिंग द यूरोपियन क्रिमिनल केस देन इन ज्यूरी सिस्टम मिनिमम 50% यूरोपियन जज रिक्वायर्ड। ये जो बिल चेंज करके वापस से पास किया गया, तो इसमें क्या था, इल्बर्ट बिल में जो मैजिस्ट्रेट पावर थी, जो फंक्शन थे ना, उनमें नए प्रकार का एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। और वो ये था कि अब इंडियन मैजिस्ट्रेट और जज अगर कोई भी क्रिमिनल केस
की सुनवाई कर रहे हैं किसी यूरोपियन की, मतलब सस्पेक्ट यूरोपियन है, तो उसमें ज्यूरी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई जज किसी यूरोपियन क्रिमिनल केस उसका अगर हेयर कर रहे हैं, सुनवाई करना चाहते हैं, सस्पेक्ट है कोई यूरोपियन, तो उसमें ज्यूरी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ज्यूरी सिस्टम का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा जनों की बेंच होगी, मतलब 3 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, बेंच होगी जिसमें एटलीस्ट 50% यूरोपियन होंगे, यूरोपियन जज होंगे, समझ रहे हो, और 50% इंडियन जज होंगे, तब जाके उस बंदे के केस की सुनवाई हो सकती है। अब ये तो क्या है, कंप्लीट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि ये रूल जो यूरोपियन जज है ना उनके ऊपर लागू नहीं होता था। इस अमेंडमेंट बिल से ब्रिटिश कम्युनिटी तो खुश हो गई, लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी थी वो क्या है, साइड बाय साइड जो एजुकेटेड इंडियन थे वो साइड बाय साइड इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पे जो मैंने बात बताई आपको कि इंडियंस क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इसके बाद जो एजुकेटेड इंडियन है ना वो बड़े गौर से देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना ये रेशियल इक्वेलिटी को खत्म करना ही नहीं चाहती। उनसे उम्मीद करना कि ये खत्म करेगी, ये उम्मीद करना ही बेकार है। और इंडियंस को समझ में आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये काले गोरे वाला जो फर्क है ना इसको मिटाना ही नहीं चाहती, और उसकी वजह से इंडियंस में राष्ट्रवाद की जो भावना है ना, नेशनलिज्म की जो भावना है वो बढ़ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और एक ये कारण भी बना कि सभी इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड जो इंडियंस थे ना वो एक साथ आए और ब्रिटिशर से उनकी भाषा में ही उनसे फाइट करें, और इसी के चलते INC का फॉर्मेशन किया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई 1885 में। तो इल्बर्ट बिल का आपको एक आइडिया हो गया कि एक बेसिक्स आइडिया हो गया कि इल्बर्ट बिल लेके कुछ आया जा रहा था, हुआ कुछ, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इसको अपोज किया, क्या मेन इसके पीछे रीजन थे, ठीक है। और इस इल्बर्ट बिल के आने की वजह से जो इंडियन सोसाइटी है, जो एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल जो लोग थे, उनके समझ में आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये गोरे काले का जो फर्क है ना इसको मिटाना ही नहीं चाहती, और जिसके होते उन्होंने समझ लिया कि अभी हमें इन्हीं की भाषा में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और फिर उसी चीज को देखते हुए 1885 में INC को फॉर्म किया जाता है। तो यही था इल्बर्ट बिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।